अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टी.एस. इलिट की जो क्रिटिक बुक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक ऐसे है इलिट्स व्यूज़ ऑन हैमलेट। हैमलेट कौन है? हैमलेट जो है ना वो शेक्सपियर का एक ड्रामा है। उसके एक ड्रामा का नाम है। अब टी.एस. इलिट को ये लगता है कि ये जो हैमलेट है ना ये आर्टिस्टिक फेल्योर है, इसमें बहुत से फॉल्ट्स हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सी कमियां रह गई हैं, तो इस वजह से उसने ये ऐसे लिखा है। अब टी.एस. इलिट का जो ये ऐसे है वो तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, वो इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं था किया, लेकिन इसमें इसने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी इस ऐसे में जिसका नाम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और बहुत ज़्यादा जो थी पसंद की गई थी, और आज भी जो है उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी थी ना, ये सबसे पहले ये टी.एस. इलिट पहले नहीं थे जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। इससे पहले एक और राइटर गुजरे हैं जिनका नाम वाशिंगटन ऑल्स्टन था, उन्होंने भी इसको यूज़ किया है। ये आपसे जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो आपने ये स्पेलिंग बल्कि नोट कर लें, वाशिंगटन WASHINGTON, वाशिंगटन, और अल्स्टन ALLSTON। ये आपने जो है याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके बाद टी.एस. इलिट ने इसको यूज़ किया था। अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे क्वेश्चन में जब आता है तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से समझाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Eliot in his essay Hamlet and His Problems points out that critics have generally concentrated their attention on Hamlet the character and ignored the Hamlet the play. अब इलिट अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ये बताता है कि बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हैमलेट जो है ना ड्रामा, शेक्सपियर के ड्रामा का भी नाम है, फिर उसका जो हीरो होता है उसका नाम भी हैमलेट होता है। तो वो कहते हैं कि उन लोगों ने जो अपनी सारी तवज्जो थी ना वो हैमलेट करैक्टर पे लगा दी है और हैमलेट जो ड्रामा है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू इलिट इट रेजेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इलिट के मुताबिक इसमें जो है ना बहुत सी इस वजह से बहुत से मसाइल का जो है सामना हुआ है, बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं कि लोग जो हैं हैमलेट को एज अ प्ले जो है कंसीडर करना या जो उसको सोचना छोड़ गए हैं। इलिट सेज दैट देयर हैज़ बीन अ डेंजरस टेंडेंसी अमॉन्ग क्रिटिक्स टू फॉरगेट देयर प्राइमरी बिजनेस टू स्टडी द वर्क ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है कि क्रिटिक्स जो हैं उनका जो मेन बुनियादी मकसद होता है, उनका जो मेन काम होता है कि वो किसी वर्क ऑफ आर्ट को स्टडी करें, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। कंसर्न एंड बेस देयर कंक्लूजन ऑन इट स्टडी। और फिर उसको कहता है कि एक क्रिटिक का काम ये होता है कि वो किसी आर्ट ऑफ वर्क को स्टडी करें, फिर उसको जो है उस पर गौर व फिक्र करे और फिर उससे कंक्लूजन निकाले। एज अ रिजल्ट द क्रिटिसिज्म ऑन हैमलेट हैज़ ऑफन बीन क्वाइट मिसलीडिंग। लेकिन हैमलेट के बारे में जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो बहुत ही मिसलीडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। इलिट ऑब्जर्व्स दैट इवन सच मैन ऑफ जीनियस एज कोलरिज एंड गोथ हैव सब्सटीट्यूटेड देयर ओन हैमलेट फॉर शेक्सपियर। वो कहते हैं कि इतने इतने बड़े जो क्रिटिक और राइटर हैं, कॉलरिज हो गए, गौथी हो गए, वो भी जो है ना हैमलेट के क्रिटिसिज्म में फेल रहे हैं। इन देयर क्रिटिसिज्म दे हैव प्रेजेंटेड द इमेज ऑफ हैमलेट आउट ऑफ देयर ओन फैंसी। मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आइडिया से जो है हैमलेट की जो इमेज है, हैमलेट की जो पिक्चर है वो बयान की है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द ट्रू फेथफुल टू हैमलेट बाय शेक्सपियर। वो कहते हैं कि वो जिस अंदाज में शेक्सपियर ने हैमलेट को बयान किया था उस तरह से ट्रूथफुली वो बयान करने में नाकाम रहे हैं। इलिट्स पॉइंट आउट दैट मटेरियल ऑफ द प्ले इज सर्टेनली इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि यानी कोई चीज़ जो है ना बेकाबू हो या फिर बेलगाम हो, मतलब उसने बहुत सी टेक्निक्स ऐसे यूज़ की हैं शेक्सपियर ने जो कि अननेसेसरी हैं और बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट उसने किया हुआ है। इस वजह से उसको वो कहता है कि यानी उसने इंट्रैक्टेबल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है। शेक्सपियर फेल टू इम्पोज ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑन दिस मटेरियल। अब शेक्सपियर को जो है वो कहता है इस ड्रामा में मटेरियल को इम्पोज करने में या उसकी तरतीब लगाने में जो है कामयाब नहीं रहा, उसको फेल रहा है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द प्ले इज़ मोस्ट सर्टेनली एन आर्टिस्टिक फेल्यूर। आपको ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इज़ हैमलेट आस आर्टिस्टिक फेल्यूर और नॉट इन योर ओपिनियन। कि आपने बताना है कि ये जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है कि आपकी आर्टिस्टिक फेल्यूर है कि वो अपने आर्ट को बयान करने में नाकाम रहा है। इलिट बिलीव्स दैट देयर इज मच इन द प्ले दैट इज पजलिंग।
तो इलिट कहता है कि इसमें बहुत सी पजल करने वाली, कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं एंड विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड, जिनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता या समझा नहीं जा सकता. फर्स्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड देयर इज़ मच इन इट दैट इज़ सुपरफ्लूअस एंड इनकन्सिस्टेंट. वो कहता है कि सबसे पहली बात तो ये प्ले जो है ना, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा बेफजूल चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें कोई तरतीब नहीं है, कोई तसलसल नहीं पाया जाता. फॉर एग्जाम्पल पोलोनियस लिटरस सीन्स एंड पोलोनियस रिनाल्डो सीन्स, ये आपने ड्रामा उसको स्टडी करेंगे या देखेंगे ना तब आपको इनके बारे में पता चलेगा. दिस सुपरफ्लुइटी इज़ सो ऑब्वियस दैट इज कैन बी नोटिस्ड इवन इन अ हैस्टी रिवीजन. और वो कहता है कि उसने जो अननेसेसरी चीज़ें बताई हैं ना वो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा हैं कि वो उसको जल्दी जल्दी जो है वो गुजर जाती हैं, जल्दी जल्दी वो सीन जो होते हैं ना वो रिवाइज हो जाते हैं. येट इट हैज़ बिन अलाउड टू परसिस्ट बाय शेक्सपियर. और वो कहता है कि शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में ऐसी चीज़ें क्यों अलाउ की, क्यों उसने ऐसी परमिशन दी. Secondly, its verification is uneven and variable. Immature and defective lines alternate with quite mature ones. वो कहता है कि इसकी लाइन, जिसके डायलॉग्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो ना डिफेक्टिव हैं, तमाम जो हैं खामियों से भरी पड़ी हैं. बहुत वर्कमैनशिप एंड थॉट और इन एन अनस्टेबल कंडीशन, के वर्कमैनशिप यानी जो करेक्टर्स का रोल है और जो थॉट्स हैं ना वो भी अनस्टेबल कंडीशन में हैं. एज अ वर्क ऑफ आर्ट इज़ इट इज़ सच इन्फीरियर टू द अदर ग्रेटर ट्रेजिडीज़ बाय शेक्सपियर. तो वो कहता है कि इन शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजिडीज़ लिखी है ना उनमें सबसे इन्फीरियर है, मतलब सबसे कमतर जो ट्रेजिडी है वो हैमलेट है. इलिट सेज the material of the play is intractable and many of the weakness of the play are accounted for this way, yet the source of its real weakness lies much deeper. अब कहता है कि यानी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो प्ले है ना इंट्रैक्टेबल है, इसमें बहुत सी वीकनेस पाई जाती हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं इस प्ले में. तो इसकी असल जो अगर आप गहराई में जाएं तो तब जाके आपको पता चलता है कि इसको इतना वीकर क्यों समझा जाता है. द मेन मोटिव ऑफ द प्ले इज़ द इफेक्ट ऑफ अ मदर्स गिल्ट अपॉन हर सन. कि इसका प्ले का जो मेन मोटिव है, मेन सब्जेक्ट है, वो एक मदर का गिल्ट है अपने बेटे के लिए. नो डाउट द मदर्स के डिग्रेडेशन कॉजेज अनअटरेबल टॉर्चर एंड एंग्विश इन द सन. तो उसकी मदर की जो अपने बेटे को लेके डिग्रेडेशन होती है या फिर वो जो टॉर्चर करती है वो उसके बेटे के लिए एंग्विश बन जाता है, एक सज़ा बन जाती है. देयरफॉर द गिल्ट ऑफ द मदर इज़ एन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल मोटिव ऑफ द ड्रामा. In other words, the failure of drama arises from the fact that Shakespeare could not handle the effect of mother's guilt. कि वो उसे एक माँ को जिस तरह से बयान करना चाहिए था, एक माँ का करेक्टर जैसा बनाना चाहिए था, वो वैसा बनाने में नाकाम रहा है. With the sense of success as handled the jealousy of Othello, जैसा कि शेक्सपियर का ड्रामा ओथेलो भी तो है ना, उसमें उसने जेलसी को कितने अच्छे से बयान किया है. मतलब जेलसी का जो उसका थीम उसने रखा था वो बहुत सी जगहों पर नज़र आता है. ऑन द इन्फेचुएशन ऑफ एनोटनी और द प्राइड ऑफ, ये भी उसके ड्रामाज हैं कि उसमें जो है दूसरे ड्रामाज में वो जो चीज़ बयान उसने करने की कोशिश की थी वो उसने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अंदाज में की है. एज इन द सोनेट सो इन द प्ले देयर इज सम मिस्टीरियस डिफ्यूज फीलिंग टू विच ड्रामाटिस्ट हैज़ फेल्ड टू गिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. फिर वो कहता है कि उसके जो सोनेट्स हैं या उसके जो ड्रामाज हैं ना उसमें वो चीज़ जो ड्रामाज आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं या बयान करते हैं ना उस तरह से वो नहीं कर पाया. दिस मिस्टीरियस ऑल परवेजिव इमोशन कैन नॉट बी लोकलाइज्ड इन एन पर्टिकुलर सीन और स्पीच. और इसके अलावा वो कहते हैं कि उसकी सीन्स को या उसकी स्पीचेस को देखा जाए तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं इतनी ख़ास नहीं है. इट इज़ ऑल ओवर द प्ले बट नो वेयर इन अ पर्टिकुलर, कि ये सिर्फ एक नाम का ही प्ले है लेकिन इसमें कोई खासियत नहीं पाई जाती. देयर इज़ नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ना ही कोई ख़ास मकसद है, इवेंट और एक्शन विच एडिक्वेटली एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग, जिसके ज़रिए किसी फीलिंग्स को जो है समझा जा सके या अंडरस्टैंड किया जा सके. The artistic weakness of the play arises from the feeling of the dramatist to objectify these unrealized emotions. In other words, thus Shakespeare has failed to find a suitable objective correlative. अब ये वर्ड आ गया है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है इसमें नहीं पाया जाता. अब जो है इलिट कहता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नाम की कोई चीज़ इस ड्रामा में नहीं है फॉर द इमोशंस ऑफ हैमलेट. अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. इलिट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स which shall be the formula of that particular emotion such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotions immediately evoked. अब जी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की ये डेफिनेशन है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के लिहाज से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि इलियट्स की ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को बयान करें। तो आपने क्या कहना है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है कि मतलब आप जो है ना कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी जब आप देखते हैं तो आपके सामने क्या आता है कि ज़्यादातर जो होते हैं ना रात के सीन होते हैं, बहुत कोई डरावनी सी बिल्डिंग होती है, गुप्त अंधेरा होता है, वहाँ पे सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, और उसके बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होता है वो भी बहुत खौफनाक सा होता है, और उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। जब आप ऐसी चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर जो है फियर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप जब उस ड्रामा को देख रहे होते हैं तो आप खुद भी खौफज़दा हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। लेकिन ऐसा हो कि कोई करेक्टर जो है वो ऐसे खौफ कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता कि बहुत ही खुशगवार सा जो है मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, दिन का टाइम है और बहुत अच्छा सा मौसम है, बहुत अच्छे से जो है ना बैकग्राउंड है, तो ऐसी चीज़ कभी भी खौफ क्रिएट नहीं कर सकती। तो मतलब यानी हर चीज़, यानी जब कोई ड्रामाटिस्ट ड्रामा बनाता है तो उसे हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट का, बैकग्राउंड का, करेक्टर्स का, हर चीज़ उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए कि सपोज कि आपके पास जो है ना आप कोई रोमांटिक सीन देख रहे हैं, एक मेल और फीमेल का रोमांटिक सीन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है कि कुछ बच्चे हैं वो भूख से रो रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो जो रोमांटिक सीन है ना वो कभी भी आपको रोमांटिक नहीं लगेगा, आपकी जो अटेंशन होगी, आपकी जो तवज्जो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन वही रोमांटिक कपल जो है अगर किसी अच्छी जगह पे बैठा होता है, किसी बीच पे या फिर किसी माउंटेन पे होता है या बहुत ही प्यारा से बैकग्राउंड में बैठा हुआ होता है, तो वो रोमांटिक सीन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तब आपकी तवज्जो जो है कम्प्लीटली उस पर जाती है, आपको अच्छे से जो है वो फील होता है। लेकिन यानी इमोशंस और फीलिंग्स तभी गेन किए जा सकते हैं जब हर चीज़ जो है वो सूटेबल हो। ये थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी, जो कि इलियट कहता है कि शेक्सपियर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव गेन करने में इस ड्रामा में फेल रहा है। The dramatist should present such actions, events, character, situation as would arouse in the readers or the spectators the particular emotion aimed at by him। कि कहते हैं कि किसी ड्रामाटिस्ट को ऐसे एक्शन, ऐसे इवेंट्स, ऐसे करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जो कि रीडर्स में वो इमोशंस पैदा कर सकें जो कि उसका वो चाहता था, कि जो उसका मकसद था पैदा करवाना। द इमोशंस ऑफ पोइट्री शुड बी प्रोवाइडेड विद मोटिव्स, मतलब पोइट्री को हो या कोई भी ड्रामा हो या कोई भी चीज़ हो, उसके मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इलियट, फॉर example, the action gestures and words of Lady Macbeth walking in her sleep arouse the same sense of anguish in the readers as they do in the Macbeth himself। Macbeth जो है ना वो भी एक करेक्टर है, उसका कुछ ऐसा सीन होता है कि वो जो है ना नींद में चल रही होती है, तो ये भी रीडर्स को या फिर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना उनके लिए एंग्विश बन जाता है, सजा बन जाता है। एंड हैंस हिज वर्ड्स ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ सीम्स क्वाइट इनविटेबल एंड न्यूट्रल अंडर सर्कमस्टेंसेस। और जब उसे अपनी वाइफ की डेथ का पता चलता है तो वहाँ पे भी जो इमोशंस या फीलिंग्स जो होती है ना वो इतनी खास नज़र नहीं आती, मतलब उसका बैकग्राउंड या वो हालात जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होते। सो इज़ द केस विद द एंग्विश ऑफ ओथेलो। जैसा कि हमने वो ओथेलो में देखा था, ओथेलो में सारा सीन जो था जब उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था तो कितना वो था ना कि उसने वो कितना रिपेंट किया था जब उसको सच्चाई पता चली, जब एमिलिया ने उसको बता दिया था कि आपने जो है वो यानी ये सारी जो है उसकी यागो की साजिश थी, तो वो खुद को यानी एक पूरी एटमॉस्फेयर जो थी ना वो उससे सैड हो गई थी, उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। अकॉर्डिंग टू इलियट, दिस इज़ नो बिकॉज एक्सटर्नल एक्शन एंड सिचुएशन आर क्वाइट एडिक्वेट फॉर द इंटरनल इमोशन। तो इसलिए वो कहता है कि यानी इस ड्रामा के हैमलेट के जो बैरूनी एक्शन है वो इंटरनल इमोशन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते। बट दिस इज़ नॉट इन सो इन हैमलेट। इलियट ऑब्जर्व्स that there is no object, character, situation or incident in Hamlet which adequately expresses the inner anguish of the Prince of Denmark। और वो कहता है कि इसमें इस ड्रामा में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी करेक्टर या कोई भी ऐसी सिचुएशन या इंसिडेंट ऐसी नहीं है जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क की वो उसकी इंटरनल टॉर्चर को या उसकी इंटरनल जो उसकी फीलिंग्स है ना उसको अच्छे से बयान कर सके। हिज सफरिंग इज़ टेरिबल बट द फुल इंटेंसिटी ऑफ हिज हॉरर एट हिज मदर्स गिल्ट इज़ नॉट कन्वेड थ्रू एनी एक्शन इन द प्ले। अब उसकी जो सफरिंग थी ना वो बहुत खौफनाक थी, बहुत ज़्यादा थी, जो थी खौफजदा करने वाली थी, लेकिन उसको जिस अंदाज में प्ले में बयान किया जाना चाहिए था उसकी मदर के गिल्ट के खौफ को, वो उस तरह से बयान नहीं किया गया। अ सिमिलर सिचुएशन इन रियल लाइफ वुड नॉट अरोज इक्वली इंटेंस इमोशन इन नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड पीपल। अगर हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा हो कि यानी जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं या किसी चीज़ को महसूस करना चाहते हैं तो हर चीज़ उससे रिलेट कर रही हो तो तभी हमें जाके वो चीज़ जो है कुछ फीलिंग्स देती है। शेक्सपियर वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग इनएक्सप्रेसिबली हॉरिबल।
अब शेक्सपियर जो था ना जो कुछ कोई खौफनाक सा सीन जो था ना वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, वो दिखाना चाहता था, बट द करेक्टर्स ऑफ गेट्रूड एंड होल प्लॉट ऑफ द प्ले इज इनएडिक्वेट फॉर द पर्पज। लेकिन उसका ने जो पूरा प्लॉट लिया ना, जैसा कि हमने उसमें और टोटल में भी पढ़ा था, जो प्लॉट जो होता है ना किसी ड्रामा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी ट्रेजिडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन इसका जो प्लॉट है ना वो भी इनसफिशियंट रहा है। इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट शेक्सपियर हैज़ फेल्ड टू फाइंड अ सूटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फाइंड करने में या उसको यूज़ करने में नाकाम रहा है। फॉर द इमोशन ही वांट्स टू कन्वे, क्योंकि जो इमोशंस वो कन्वे करना चाहता था, जो ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता था, वो नहीं पहुंचा सका। Here lies the real cause of the artistic failure of the play. To heighten the criminality of Gertrude, Shakespeare would have to provide the formula for a totally different emotion in Hamlet. कि अगर वो उसको किसी जो था उसके जुर्म को हाईलाइट करना चाहता था या बयान करना चाहता था, तो उसे कोई ज़बरदस्त फार्मूला अप्लाई करना चाहिए था. इट इज़ जस्ट बिकॉज हर करेक्टर is so insignificant that she roses in Hamlet the feeling which she is incapable of representing. तो यही बात है कि वो वाली फीलिंग्स या वो वाले इमोशंस क्रिएट नहीं कर सका जो वो दिखाना चाह रहा था. Therefore the disgust of Hamlet is in the excess of guilt of his mother. आगे देखिए, ये लास्ट वाला पैराग्राफ से हम कंक्लूजन करेंगे. हैमलेट, दस वी कैन कंक्लूड दैट हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर, कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है. बट दिस फेलियर अराइजेज ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट शेक्सपियर ट्राई टू टैकल अ प्रॉब्लम विच प्रूव टू मच इवन फॉर हिम. कि यानी ये इस वजह से फेल रहा है क्योंकि शेक्सपियर ने एक ऐसा मसला जो था वो अपने ड्रामा में इंट्रोड्यूस करवाना चाहा था, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग जो था वो मटीरियल या करेक्टर या प्लॉट चूज़ नहीं कर सका. ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस एन इनएक्सप्रेसेबल हॉरर, कि वो कभी ना बयान किए जाने वाला खौफ जो था उसको बयान करना चाहता था. देयरफॉर एज सम क्रिटिक्स हैव राइटली सस्टेस्ड हिज फेल्यूर इटसेल्फ एज अ मेयर ऑफ हिज आर्टिस्टिक ग्रेटनेस एंड नॉट ऑफ हिज लैक ऑफ जीनियस. अब ये कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो उसको डिसहर्ट नहीं होने देते, उसको जो है इन्फीरियर नहीं समझते. वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो उसके अंदर जो है ना किसी जीनियस की या जहानत की कमी है. वो कहता है कि जब उसने आउटस्टैंडिंग चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहा है तो लाजमी नहीं होता कि ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही ना हो तो हर राइटर उसको या हर ड्रामाटिस्ट उसको बयान कर सके. शेक्सपियर फेल्ड बिकॉज हिज चूजन प्लॉट एंड हिज करेक्टर्स वर इनएडिकेट फॉर द पर्पज. शेक्सपियर की फेल्यूर इस वजह से रही है क्योंकि उसके प्लॉट, उसका जो करेक्टर थे वो उसके लिए नाकाफ़ी थे. जस्ट एज अ ग्रेट आर्टिस्ट वुड फेल टू ड्रॉ अ मैग्निफिशेंट पिक्चर इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कलर्स एंड कानवास. जैसा कि कोई पेंटर जब कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है, अगर उसके पास सारे कलर्स ही अवेलेबल ना हो या कोई कानवा जिस पे उसने ड्रॉ करना है वो चीज़ें ही अवेलेबल ना हो, सारा मटेरियल अवेलेबल ना हो, तो वो कभी भी एक आर्टिस्ट जो है एक पेंटिंग ड्रॉ नहीं कर सकता था. तो यही सीन जो था वो शेक्सपियर के साथ रहा था. उसके पास अपने करेक्टर्स की कमी थी, अपने बैकग्राउंड की, अपने प्लॉट की कमी थी. हैमलेट हैज़ बीन यूनिवर्सली एडमायर्ड एज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट. वैसे तो हैमलेट जो ड्रामा है ना उसकी लोग जो है बहुत तारीफ़ करते रहे हैं, बहुत पॉपुलर भी रहा है. तो इलेट रिगार्ड्स इट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर, yet द प्ले हैज़ रीअसर्टेड इट्स इमोर्टेलिटी डिस्पाइट इलिट्स डिस्पेरेंगमेंट. लेकिन जो है वो जब टी.एस. इलिट ने ये ड्रामा देखा तो उसने क्रिटिसिज्म किया और बहुत सी उसकी खामियां निकाली. हाउएवर द एक्सट्रैक्ट रिवील्स इलिट एज अ मास्टर ऑफ द लैंग्वेज. तो हाँ, ये ऐसे पढ़ के हमें पता चलता है कि इलिट जो है वो लैंग्वेज का मास्टर है. एंड द पावरफुल गिफ्ट ऑफ फ्रेजिंग, सिंस देन द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ अटेन्ड वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी. लेकिन बेशक उसका ये जो मजमून था वो इतना पॉपुलर तो ना हो सका, लेकिन उसने जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली. आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.